गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट NTUGC NET JRF 2022 and we are studying unit 5 industrial relations. So from industrial relations we have covered so many topics. If you have not gone through those sessions, those topics, please go through the channel Smita Singh Edutainment, and you'll find all those last sessions, previous sessions which I have completed properly with the full explanation. So if you want, then you can watch them, right? And in front of the screen you can see this topics in front of the screen. The topics you can see I already have covered in my previous sessions. So आप उन सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं in my previous sessions. So आप देख सकते हैं, and also I would like to inform you that मैंने यूनिट 1 to 4 इससे पहले कंप्लीट किया हुआ है अपने चैनल पर. अगर आपने नहीं देखा है उन सेशंस को तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा आपसे वादा था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे यूनिट 1 to 10 आपको करा के दूंगी. थ्योरी पार्ट एंड अलॉन्ग विद द थ्योरी पार्ट आई विल कवर अप MCQs एंड PYQs, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं एंड वो आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे. मैं आपको एंड टू एंड क्लासेस दे रही हूँ HRM की, HRM कोड 55 के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर के लिए. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं सेशंस लेकर के आती हूँ, जो भी सेशंस मैं यूट्यूब पर लेती हूँ, आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप उनको ईजिली अवेल कर पाएँ, आपको सर्च करने की ज़रूरत ना हो. And also if somebody in your friend circles are doing for the same, I mean to say that preparing for the same for HRM, for labor welfare code 55, then you can let them know they also can subscribe my channel and they can avail my classes in free of cost, right? So लास्ट सेशन में हमने बात की थी, लास्ट सेशन में हमने टॉपिक लिया था एजुकेशन के अंदर. हमने देखा था लेबर कोड को, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या होता है, नेशनल ट्रिब्यूनल क्या होता है, एंड कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की भी बात की थी हमने, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात की थी हमने. उसके बाद हमने देखा था वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन किस तरह से होता है मैनेजमेंट के अंदर, या फिर होना चाहिए, या फिर क्या वजह है कि उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है, राइट? तो ये सारी चीजों पे हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में. और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या पर्पज होना चाहिए, राइट, वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का. तो ये सारे टॉपिक्स हमने किए हुए थे. मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन के अंदर हमने देखा था वर्क्स कमिटी हमने पढ़ा, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल पढ़ा हमने, कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ा. सो ये सारे ही टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा या PYQs देखा होगा या फिर MCQs भी अगर आपने देखा होगा, तो इनमें आपने देखा होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल पे, कलेक्टिव बार्गेनिंग पे, वेज कमिटी से, वर्क्स कमिटी से, इन पे कितने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं. तरह तरह के क्वेश्चंस, फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट करके क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है. इससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो यूनिट 5 पूरी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, इसका हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपको मेरा क्या मेन फोकस है आपको पढ़ाने का, दैट कि आपका थ्योरी पार्ट अगर आपका मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, अगर आप थ्योरी वाइज स्ट्रांग रहेंगे तो आप MCQs PYQs इजिली सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करना, मैं ये भी कहूंगी कि सॉल्व करना बहुत बहुत टफ काम नहीं होता है, उसको रिटेन करना बहुत टफ होता है, क्योंकि लोग जनरली भूल जाते हैं. लोग पढ़ते तो हैं, समझ में भी आता है, लेकिन वो भूल जाते हैं. क्यों? कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. हम रट्टा मार के पढ़ लेंगे, एग्जाम में भी मे बी अपीयर कर ले, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कर ले, लेकिन अगर आपको 100% मार्क करना है, आपको ज्यादा स्पेशली क्लियर करना है, तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है. सो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको थ्योरी पार्ट पे फोकस करना होगा. थ्योरी के हर एक टॉपिक्स में आपको जा करके देखना है, उनके कॉन्सेप्ट को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो UGC इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता आपको, ठीक है? तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर करने जा रहे हैं, तो क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा, तो आई एम टेलिंग यू, आप प्लीज आप इस चीज को एक बार एनालिसिस करिएगा. यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी सर्च करके जहाँ पे आपको बेस्ट लगे, दोनों तरीके से सर्च कर सकते हैं. तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं. इजी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. 2012-14 में आपने देखा होगा पैटर्न, अगर पिछला उठाकर देखा है
देखा होगा, तो देखा होगा आपने कि वो सारे क्वेश्चन थोड़े इजी हुआ करते थे, लाइक वन लाइनर क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन अब क्वेश्चन को टफ करते जा रहे हैं यूजीसी, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गया है, लोग ज्यादा इनरोल होने लगे हैं इस यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो क्योंकि लोग, जनता अब अवेयर हो रही है हर चीज से, तो जनता अब टूट पड़ रही है हर चीज पर। सो जनता जब जहाँ पे ज्यादा होगी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन भी टफ होगा, तगड़ा होगा और हाई लेवल का होगा। तो आपको हाई लेवल की स्टडी भी करनी पड़ेगी, राइट। सो लास्ट सेशन में हमने किया था वर्क्स कमिटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। इस सेशन में हम बात करेंगे को पार्टनरशिप क्या होती है, वर्कर डायरेक्टर क्या होता है, सजेशन स्कीम क्या होते हैं एंड ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या होता है, इसके साथ क्वालिटी सर्कल क्या है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट टुडे विद दिस टॉपिक को पार्टनरशिप। सो हमारा आज का इस सेशन का पहला टॉपिक होगा को पार्टनरशिप, राइट। So, yes, in co-partnership, workers are allowed to purchase share of the company and thus become its co-owners. In this way, they can participate in the management of the company through their elected representatives on the board of directors. As shareholders, the workers can also attend general meetings or of shareholders and exercise their voting rights. So क्या कह रहे हैं कि आपने सुना होगा कि कंपनी के शेयर्स होते हैं कंपनी में, लाइक अगर आपने जियो की बात सुनी होगी, जैसे नई जो नई कंपनीज आती हैं, यस बैंक को ले लीजिए, जियो को ले लीजिए, अजियो को ले लीजिए, ये जो नई कंपनीज आती हैं इनके पास फंडिंग कहाँ से आती है, कहाँ से पैसा आता है। पैसा ऐसा नहीं है कि जो ओनर होगा उसने पूरा 100% पैसा लगा दिया उस कंपनी में और उसने कंपनी को स्टार्ट कर दिया, नहीं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि वो शेयर बेचती हैं। मतलब शेयर मार्केट में आपको, आप अगर आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा तो आप आइडिया होगा कि आपने देखा होगा कि लोग शेयर खरीदते हैं। तो वो शेयर क्या होते हैं, ये कंपनी के शेयर होते हैं कि वो अपना पैसा लगाते हैं उस कंपनी में। तो अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपको भी तो उसकी ओनरशिप मिलेगी। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक तो हो गया, इस एक्सटर्नल लोग शेयर मार्केट में जाते हैं, पैसा लगाते हैं, उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। एक तरह से देखा जाए, अगर आपने जियो का या फिर एसडीएस बैंक का, कोटक बैंक का, आईसीआईसी किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक का अगर आपने शेयर खरीदा होगा तो आप उसके शेयर होल्डर हुए हैं कहीं ना कहीं। आपकी भी वहां पे को ओनरशिप है उसमें, क्योंकि आपने उसका शेयर खरीदा है। चाहे वो एक शेयर हो या चाहे 100 हो या फिर लाखों शेयर आपने खरीदा हो, हजारों शेयर खरीदा हो, उससे मतलब नहीं है। आप शेयर एक खरीद लिए तो आप उसके को ओनर हो गए, को पार्टनरशिप के हकदार हो गए आप, राइट। को ओनर कहलाएंगे आप। तो क्योंकि लेवल, ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी पार्टनरशिप ज्यादा, जिसने ज्यादा पैसा लगाया है तो वो उसका दबदबा ज्यादा रहेगा, जिसने कम लगाया है तो उसका कम रहेगा। बट अपने सजेशंस, अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कंपनी के अंदर शेयर किस तरह से खरीदे जाते हैं। कंपनी के अंदर किसी भी XYZ आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के शेयर, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि इंटरनली भी जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और को ओनरशिप ले सकते हैं। को ओनरशिप जैसे ही वो ले लेते, जैसे ही वो शेयर्स खरीद लेते हैं कंपनी के, उनको भी अथॉरिटी हो जाती है को ओनरशिप की, को पार्टनरशिप की, जिसके तहत वो बोर्ड मीटिंग में भी शामिल हो सकते हैं, अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, कहाँ पर किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, किस चीज़ का बदलाव ज़रूरी है, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होने चाहिए, क्या मशीनरीज यूज़ होनी चाहिए। सो ये सारे सजेशंस वो दे सकते हैं, चाहे वो भले ही एक ही शेयर के हकदार हो, एक ही शेयर उन्होंने खरीदा हो उस कंपनी का, लेकिन वो को पार्टनर बन जाते हैं। तो इस तरह से वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता है थ्रू को पार्टनरशिप, जहां पर वो शेयर खरीद के मैनेजमेंट के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को बता सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप को दे सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर। पांचवा देखेंगे वर्कर्स डायरेक्टर क्या होता है। शुड लेबर एसोसिएशन विथ मैनेजमेंट result in a workers representative being given a seat on the board of directors. Many trade unionists have themselves pointed out such an idea illogical. This, according to them, would simply cause a confusion of roles and that of unfortunate worker director would not be able to reconcile his position as a trade unionist representing the workers' interest with himself being a member of the management. So क्या कह रहे हैं यहाँ पर
should labor association with management result in workers' representative being given a seat on the board of directors? Many trade unionists have themselves pointed out such an idea is illogical. This, according to them, would simply cause a confusion of roles and that the unfortunate worker director would not be able to reconcile his position as a trade unionist representing the workers' interest with himself being a member of the management. So कभी क्या कर रहे हैं कि जो एसोसिएशन होते हैं जो मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं कि सपोज ट्रेड यूनियंस है, जो ट्रेड यूनियंस है जो मेंबर है कंपनी के मेंबर एक तरह से ट्रेड यूनियन है उनका एक तरह से ट्रेड करते हैं वो अपने पार्टनर्स के साथ मिल करके या फिर कॉम्पिटिटर से मिलके करते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो क्लाइंट और कस्टमर एंड क्लाइंट का रिलेशनशिप होता है उसको आप समझ लीजिए सिंपल वे में। तो जो वर्कर डायरेक्टर होता है कि सपोज वर्कर्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयर पे बिठा दिया जाएगा और तो क्या होगा कि उस पे क्या होगा कि जैसे जो जो यूनियन है वो खुद अपॉइंट करते हैं कि लाइक उनको ये लगता है कि जो सपोज जो यूनियन है यूनियन लाइक हर कंपनी में आपको यूनियनशिप देखने को मिलेगा यूनियन होता है ठीक है। वो यूनियन क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी चीज कोई भी इलॉजिकल चीज इलीगल चीज ना हो उसकी उसकी देख रेख करते हैं। कोई ग्रीवियांस हो कोई प्रॉब्लम हो वर्कर्स का तो उसके लिए वो फॉर्मेशन होता है यूनियन का ताकि वो उन चीजों को देख पाए उनको एनालाइज कर पाए अगर कहीं पर उनको कुछ किस चीज की प्रॉब्लम नजर आती है तो वो बोर्ड ऑफ मेंबर को या फिर उसके हायर अथॉरिटी को जाके बताते हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं ये नहीं होना चाहिए या फिर इसका सॉल्यूशन क्या है उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो सम टाइम क्या होता है कि अगर आपने उन यूनियन को बोर्ड ऑफ मेंबर के चेयर पे बिठा तो दिया लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा रोल क्या है क्या रोल हम क्या प्ले कर रहे हैं रोल कहीं क्या हम पूरी तरह से वर्कर्स के जो डाउट्स हैं उनकी जो ग्रीवियंसेस है उनको हैंडल कर पा रहे हैं उनको हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इस तरह के वर्कर डायरेक्टर के रोल में भी क्योंकि क्या ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है उसमें खुद में कंफ्यूजन क्रिएट कर हो जाता है कि जो पर्सन अपॉइंटेड है उस चेयर पे बैठा है जो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन को क्या वो हैंडल कर पा रहा है क्या वो सही पर्सन है क्या वो राइट पर्सन है जिसको अथॉरिटी दी गई है। तो इस केसेस में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है चीजें स्मूथ भी नहीं हो पाती हैं। बट यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि इस टॉपिक के थ्रू वर्कर डायरेक्टर के थ्रू कि जो वर्कर का जो पार्टिसिपेशन होता है इस वे में भी होता है भले ही वो सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो दैट इज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हेयर ओनली आई एम टेलिंग यू दैट कि यहाँ पर वर्कर डायरेक्टर के अंदर जो वर्कर होते हैं एज अ बोर्ड ऑफ मेंबर एज अ बोर्ड ऑफ यूनियन उनको अपॉइंट कर लिया जाता है कि आप क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं अपने लेबर कैटेगरी के लोगों से या फिर यू कैन से कि जो वर्कर्स ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनको आपने देखा है सिचुएशन को एकदम अपनी आंखों से देखा है जिया है उस चीज को। तो आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपको डील करना है। लेकिन समटाइम क्या होता है वो वर्कर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको किस तरह से डील करना है राइट। सो ये होता है कि वर्कर डायरेक्टर राइट। सो वर्कर को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाए कि आप जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें अनिल कपूर को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो वहां पर उस मूवी की बात थी तो मूवी में उन्होंने बहुत अच्छे से उस रोल को निभाया। पीएम की कुर्सी मिलने के बाद उन्होंने बहुत सारे 24 घंटे के लिए उनको वो कुर्सी दी गई थी। 24 घंटे में उन्होंने बहुत सारी चीजें जो उनको लगता था कि मैं एक आम आदमी होकर के नहीं ठीक कर पा रहा हूँ उन्होंने एज अ पीएम उस चीज को ठीक किया उसको कोशिश की उन्होंने। तो उस तरह से क्या होता है कि अगर एक वर्कर को डायरेक्टर की कुर्सी पर बिठा दिया जाए तो जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है कि वो सही डिसीजन ले सही निर्णय ले सही तरीके से उस चीज को लीड कर पाए डील कर पाए वर्कर से पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन हो सकता है कि वो नहीं भी डील कर पाए वो कंफ्यूज हो जाए कि मुझे करना क्या है मैं करता क्या हूँ और मुझे करना क्या है वो कंफ्यूज भी हो सकता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर राइट। सिक्स देखेंगे सजेशन स्कीम क्या है। सजेशन स्कीम में देखेंगे अंडर सजेशन स्कीम द वर्कर्स आर इनकरेज टू गिव देयर suggestions to the management on on various administrative matters and their suggestions are considered carefully and accepted.
If found suitable, in addition, rewards are also given to those who make constructive suggestions. For collecting suggestions of workers, suggestion boxes are kept in all departments. So suggestion scheme के थ्रू क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट पे एक सजेशन बॉक्स सेटअप किया जाता है, जिसके अंदर एक चिट के थ्रू अपने वो बात को लिखते, क्या सजेशन उनके हर एक इंडिविजुअल का क्या सजेशन है ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट को लेकर के, या फिर किसी भी एंड लाइक किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, ग्रीवियंस हैंडलिंग को लेकर के, मशीनरीज को लेकर के, वर्क प्रोसेस को लेकर के, आइडियाज को लेकर के, गोल्स को लेकर के, दैट कैन बी एनीथिंग, किसी भी चीज को लेकर के अगर उनको लगता है कि ये सजेशन मेरा ये सजेशन है, ये माना जाना चाहिए, तो क्या करते हैं हर डिपार्टमेंट में एक सजेशन बॉक्स इंस्टॉल किया जाता है, जहाँ पर वो अपने चिट के थ्रू उस बॉक्स में अपनी सजेशंस को डाल देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि मैनेजमेंट फिर एक टाइम पीरियड होता है कि मतलब एक डिसाइड होता है कि दिन में एक बार या फिर वीक में एक बार या फिर महीने में एक बार उस बॉक्स को खोला जाएगा और देखा जाएगा किसके क्या सजेशन है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो जिसके सजेशन अच्छे लगेगा कि हाँ इस पे काम करना चाहिए, और अगर उनका एक सजेशन एक्सेप्ट हो जाता है कि ये इस पे हम वर्क करेंगे, इसको हम फॉलो करेंगे, तो उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है कि आपने इतना अच्छा सजेशन दिया है, तो इसके लिए आपको एज अप्रिसिएट appreciation amount we can give you, like that can be anything। appreciate करने के लिए आप किसी को एक पेन दे दीजिए, वो भी एक appreciation ही होता है। अपने शब्दों से कुछ अच्छा कह दीजिए, वो भी appreciation ही होता है। वो भी एक कहते हैं कि रिवॉर्ड होता है पर्सन के लिए, एक इंकरेजमेंट होता है। तो इस तरह से सिस्टम को सेटअप किया जाता है अंडर द ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशन सजेशन स्कीम के थ्रू वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कराया जाता है। 7 देखेंगे ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या है। A grievance procedure is also provides an opportunity to the workers to participate in decisions on matters affecting their interest. It is established for an early settlement of workers' grievances. In India, Section 9C of the Industrial Disputes Act provides that in every establishment in which 100 or more workers are employed or have been employed on any one day in the preceding 12 months, the employer shall set up a time-bound grievance redressal procedure. So क्या करे, grievance procedure के अंदर रूल है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अंडर द सेक्शन 9C के अकॉर्डिंग, इंडिया का जो सेक्शन है, सेक्शन 9C, उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 100 या 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर 100 या 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब एक साल तक लगातार, एक साल तक 100 या 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसीजर मशीनरी बिल्ड की जानी चाहिए, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में, या फिर कोई भी ग्रीवियंस एराइज हो, कोई डिस्प्यूट है, तो वो उससे अपनी बात को कह पाए और उनकी बात का सॉल्यूशन निकाला जा सके। द मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर evolved by the 15th Indian Labour Conference as a 3-tier system। तो जो मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर है उसको कौन से किस में लाया गया था, वो 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में लाया गया था एज अ 3-टायर सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। सो क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रोसीजर है ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसीजर, वहां पे सेटअप किया जाता है जहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 100 या 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जहाँ पे एटलीस्ट 12 मंथ काम करना चाहिए वहां पर, और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए मेंबर्स की, 100 या 100 से मोर। और इसको लाया कब गया था, रिकमेंडेशन में कब लाया गया था इसको, ये लाया गया था 15वें ILC में, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में, हैज अ 3-टायर सिस्टम फॉर सेटलमेंट, जिसमें ये जो प्रोसीजर लाया गया था इसमें 3 टायर 3-टायर सिस्टम फॉर सेटलमेंट ऑफ ग्रीवियंस एट द लेवल ऑफ, जो जो ये ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसीजर है इसको 3 टायर में डिवाइड किया गया। किस किस टायर में आप देखेंगे यहाँ पर, सेटलमेंट ऑफ ग्रीवियंस एट द लेवल ऑफ ए देखेंगे, पहला 3 की बात की गई, 3-टायर सिस्टम में बात की गई थी, तो पहला है ए है द इमीडिएट सुपरवाइजर, उस पर्सन को इमीडिएट सुपरवाइजर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, या तो जो उसका इमीडिएट सुपरवाइजर है वो उससे बात करेगा, डील करेगा कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है, क्या इश्यूज है, आप पहले मुझसे कहो। सबसे पहले उसको क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए,
इमीडिएट सुपरवाइजर, जो कि उसका एकदम इमीडिएट सुपरवाइजर का मतलब कि जिसको वो रिपोर्ट करता हो वो इमीडिएट, ना कि उसके ऊपर जो काम कर रहा हो। सपोज एक्स ने वाई को, ए ने बी को रिपोर्ट किया, बी ने सी को रिपोर्ट किया, तो सी ने डी को किया, तो आप क्या करेंगे कि ए को, जब फिर आप डी के पास पहुंच गए, नहीं। आपने जो इमीडिएट सुपरवाइजर होता है, मतलब ए बी को रिपोर्ट करता है, तो वो ए बी के पास डायरेक्टली जाएगा, तो क्या है कि बी वहां पे फट से इन्वॉल्व हो कि भाई ए तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तो इमीडिएट सुपरवाइजर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। दूसरा, बी डिपार्टमेंटल हेड। फिर उसके बाद क्या होगा कि सुपरवाइजर ने उसकी बात सुन ली, फिर वो डिपार्टमेंट हेड के पास जाएंगे। तीसरा क्या है, बायपेटाइट ग्रीवियंस कमिटी रिप्रेजेंटिंग द मैनेजमेंट एंड द यूनियन। सो तीसरा क्या होगा, बायपेटाइट मतलब दो, बायपेटाइट का मतलब दो, दो बायपेटाइट ग्रीवियंस कमिटी रिप्रेजेंटिंग द मैनेजमेंट एंड द यूनियन। सो बायपेटाइट ग्रीवियंस कमिटी रिप्रेजेंटिंग का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बायपेटाइट ग्रीवियंस कमिटी कौन सी होती है, जो जहाँ पे इम्प्लॉई और इम्प्लॉयर होते हैं, वो होता है बायपेटाइट कमिटी। तो वो फिर जाएंगे बायपेटाइट कमिटी के पास, मतलब जहां पर इम्प्लॉयर एंड इम्प्लॉइज के यूनियंस होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उनके पास जाएंगे अपने ग्रीवियंस को लेकर के। राइट। सो इस तरह से ग्रीवियंस प्रोसीजर को आप देखेंगे कि ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ है, क्या इसका मोड है, क्या इसके फेजेस हैं, कितनी टायर में है ये, और वो रिस्पेक्टिवली किस तरह से डील करते हैं। राइट। आई होप जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नजर आती हो, कोई भी इश्यू नजर आता हो, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, पीपीटी स्टाइल में, मेरे टीचिंग स्टाइल में, तो आप मुझे बता सकते हैं प्लीज। और फॉर श्योर मैं उस पर वर्क करूंगी और उसको अच्छा करने की कोशिश करूंगी, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। सो आपके कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो चाहे वो कमेंट अच्छे हों या फिर बुरे हों, वो मेरे लिए दोनों ही अच्छे होंगे। क्योंकि अगर अच्छा बोलते हैं तो वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, करेगा। एंड अगर आप कुछ बुरा बोलते हैं, लाइक बुरा इन द सेंस कि आपको जो खराब लगती है वो बोलते हैं, तो मैं उसमें वर्क करूंगी, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। तो दोनों ही दोनों ही टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट्स होंगे, उनमें मेरा मतलब आप कह लेंगे मेरा 100% इन्वॉल्वमेंट होगा। मैं उसको बहुत ही दिल से और डिलीजेंटली लूंगी उसको, और उस पर वर्क करूंगी। राइट। सो क्वालिटी सर्कल देखेंगे। इट इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट विच प्रोवाइड्स फॉर voluntary participation by the workers in the direction of quality improvement and self development. Quality circles first originated in Japan during 1962 and then spread to many other countries including India. So quality circle सबसे पहले कब लाया गया था, सबसे पहले quality circle कहाँ पे देखने को मिला था, that was seen in Japan in 1962. राइट। सो क्वालिटी सर्कल से क्या मतलब होता है कि उसमें हर एक इंडिविजुअल को क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, उनके सेल्फ डेवलपमेंट पे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। पहली लाइन में आपने देखा, इट इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट विच प्रोवाइड्स फॉर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन बाय द वर्कर्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। मतलब वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का मतलब कि अपनी स्वेच्छा से, स्पॉन्टेनियसली वो पार्टिसिपेट करते हैं वर्कर, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि उन्हें खुद अपने में एक क्वालिटी लेकर के आनी है, अपने काम में, अपने तौर तरीके में, अपने जो प्रोसेस है वो फॉलो करते आ रहे हैं, उन चीजों में उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उनको इम्प्रूव करना है, वो खुद सीखना चाहते हैं, वो खुद डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को, खुद वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। दैट इज द क्वालिटी सर्कल। सो दैट वाज सीन इन फॉर द फर्स्ट टाइम इन जापान इन 1962। उसके बाद अदर कंट्रीज में भी देखने को मिला, इंक्लूडिंग इंडिया। सेकेंड पॉइंट है, द क्वालिटी सर्कल आर रिलेटिवली ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ अबाउट 10 वर्कर्स। सो क्वालिटी सर्कल का अगर आप बात करेंगे, मुझे पूरा अभी मैं पढ़ लेती हूँ, फिर समझाऊंगी आपको। यूजुअली लेड बाय अ सुपरवाइजर और अ सीनियर वर्कर एंड ऑर्गेनाइज एज वर्क यूनिट्स। Usually led by a supervisor or a senior worker and organized as work units. The worker who have a shared area of responsibility meet weekly to discuss, analyze and propose solution to ongoing problem. So वहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी सर्कल में क्या देखा गया कि जब वर्कर्स ने खुद अपना पार्टिसिपेशन देना स्टार्ट कर दिया, कि उन्हें इम्प्रूवमेंट चाहिए, उन्हें खुद में इम्प्रूवमेंट चाहिए, खुद में डेवलपमेंट की जब उन्होंने कोशिश की, तो क्या करते हैं कि उसमें उन्होंने एक यूनिट बना ली क्वालिटी सर्कल की, जिसमें कम से कम मतलब 10 लोग होने चाहिए, 10 लोगों की एक सपोज यूनिट बना ली। उसमें
एक सुपरवाइजर हायर किया गया, एक सीनियर वर्कर होगा, उसमें एक सुपरवाइजर होगा, एक सीनियर वर्कर होगा। उस तरह से क्या होगा कि ताकि उस टीम को लीड करने वाला कोई होना चाहिए, बताने वाला होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे वो 10 मेंबर्स, वीकली एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम ठीक से हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या टेक्निक्स हमें यूज करनी चाहिए, कहाँ पर लैक है, क्या कमी रह गई है। तो उन पे वो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। दैट इज हाउ दे स्टार्टेड वर्क एज अ क्वालिटी सर्कल, यू नो। क्वालिटी सर्कल के थ्रू उन्होंने अपने में इम्प्रूवमेंट देखने की कोशिश की, अपने में इम्प्रूव करने की कोशिश, खुद इंडिविजुअली वो इम्प्रूव करने की कोशिश की उन्होंने। एंड अगर एक इंडिविजुअल पर्सन खुद इम्प्रूव करेगा अपने आप में, तो ऑटोमेटिकली वो जो काम कर रहा है उसमें डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और उसका आउटपुट भी अच्छा निकल के आएगा। राइट, that is how quality circle works, right? सो आई होप मैंने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से आपको कवर कराया है, आपको ये सारे ही टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगा होगी आप मैंने अच्छा समझाया आपको, तो आप मुझे वो भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आई विल बी मोर देन हैप्पी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।